when the initial velocity makes an arbitrary angle मतलब कोई भी एंगल, कोई भी, when the initial velocity makes an arbitrary angle with the field direction. द फील्ड डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, हमने ना लास्ट क्लास में ये देखा था, जो लास्ट क्लास में हमने केस देखा था उसमें हमने देखा था कि जो हमारी वेलोसिटी है वो फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब हमने ये कहा कि व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्ररी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन, अगर वो फील्ड के साथ में कोई दूसरा एंगल बनाती है, वो एंगल कितना, थीटा मान लीजिए, तो हमने ये कहा है यहाँ पर कि चार्ज को तो ऐसे रख दिया गया, इस तरह से चार्ज को तो इस तरह से रख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये ले ली एक्स एक्सिस, चार्ज को ऐसे रख दिया, यहाँ पर ले लिया हमने एक्स एक्सिस, और इस तरफ है वाई एक्सिस। इधर है z एक्सिस, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि ये जो वेलोसिटी है, मतलब ये जो चार्ज है ये, और ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के अलाउंग हमने दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलाउंग। और अब जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एंगल बना रही है फील्ड के साथ में थीटा। तो हमने जो इससे पहले वाला केस देखा था, केस नंबर 2 देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है और वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, चार्ज पार्टिकल की, कि चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। हमने ये कहा कि 90 डिग्री के अलावा अगर कोई और एंगल बनेगा तो वो किस तरीके से मूव करेगा। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर वेलोसिटी के बीच में, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा। एक्चुअली क्या था कि वेलोसिटी मतलब जो चार्ज पार्टिकल है जा तो रहा था धीरे, मतलब ऐसे सीधा, लेकिन जो फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स वो अंदर की तरफ लग रहा था, तो हल्का सा ऐसे टिल्ट हो गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर को उठने की कोशिश करी, फिर वो ऐसे फोर्स ने, मैग्नेटिक फोर्स ने खींचा, तो वो धीरे 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 उसका पाथ सीधा होने की बजाय थोड़ा 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 ना टिल्ट होना शुरू हो गया था। तो हमने ये कहा था कि उसने सर्कुलर पाथ ले लिया था। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। अब हम ये देख रहे हैं कि अब वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा, 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बना रहा है। अब वो जो अलावा जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हमने मान लिया थीटा, ठीक है। तो जब भी कभी हमारे पास ये होता है कि ये वेलोसिटी है और ये एंगल यहाँ पर थीटा बना रहा है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला, इसको बोल देंगे पैरेलल v, और ये पैरेलल यानी कि इसके अलाउंग वाला कंपोनेंट, उसको v पैरेलल बोल देंगे, और जो ये वाला है इसको बोल देंगे v परपेंडिकुलर। तो ये पैरेलल वाला अलाउंग वाला कंपोनेंट और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट, तो इसको v परपेंडिकुलर बोल देंगे। तो देखिएगा वही चीज़ मेंशन्ड है यहाँ पर, इसमें है a uniform magnetic field B vector, a uniform magnetic field B vector is set up along positive x-axis, full stop. A particle of charge q and mass small m enters the field B vector with velocity v vector inclined at angle theta with the direction of the field B vector as shown। तो सही है, एक चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है कुछ इस तरह से कि वो जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है ना जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है उसकी, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रही है। इसी चीज़ को हमने लिखकर यहाँ पर समझा दिया। अगला पॉइंट देखिए, द वेलोसिटी v वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड। अभी इसका डायग्राम जो दे रखा है पेज नंबर 27 पर सबसे नीचे की तरफ जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को 2 मिनट के लिए छोड़िए, बताऊंगा अभी वो क्या है। द वेलोसिटी v वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जो वेलोसिटी है उसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, रिजॉल्व करा जा सकता है। तो एक तो हो गया v द कंपोनेंट v पैरेलल। तो ये जो v पैरेलल है कंपोनेंट, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जब अलाउंग वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है,
ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एक कंपोनेंट है v पैरेलल किसके बराबर हो जाएगा v cos थीटा के, ठीक है, और एक कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा v sin थीटा के, तो v पैरेलल हो गया v cos थीटा, v परपेंडिकुलर हो गया v sin थीटा, ठीक है। अब क्या है कि ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी द चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F is equal to q v परपेंडिकुलर बीटा करो सॉरी b। देखिए हमने ये देखा था कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो फोर्स मैक्सिमम होती है, ठीक है, वो फोर्स मैक्सिमम होती है। और उस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उस फोर्स को हम बोल देते थे F is equal to QVB, समझ गए, उसको QVB बोलते थे। तो अब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या है, V नहीं है उसके परपेंडिकुलर, अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या है, V परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे कि F is equal to Q V परपेंडिकुलर B, समझ गए, ठीक है। अब v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है v sin थीटा, तो F is equal to Q v sin थीटा b, ठीक है, या ऐसे बोल दीजिए Q v b sin थीटा, F is equal to Q v b sin थीटा, ऐसे बोल दीजिए। तो देखिएगा ड्यू टू दिस component of velocity the charged particle experiences a force F is equal to Q v perpendicular b, पेज नंबर 28 पर हूँ, which acts perpendicular to both v perpendicular and b vector। तो हमें ये मालूम है कि ये जो फोर्स होता है ये हमने क्या बोला था इसको, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता रहा था हमको कि इस तरीके से अगर हम फिंगर्स को स्ट्रेच कर लें तो ये हमारा करंट की डायरेक्शन यानी कि चार्ज की वेलोसिटी की ये डायरेक्शन, और ये जो है इंडेक्स फिंगर ये क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज की वेलोसिटी है उन दोनों का आपस में 90 डिग्री का एंगल, और ये जो है हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी इन पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक एक्स एक्सिस के अलावा एक वाई एक्सिस के अलावा तो तीसरा जेड एक्सिस के अलावा होगा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने ये कहा इसी तरीके से कि यहाँ पर फिर हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जेड एक्सिस के अलावा हो सकता है, ऐसे है ना। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है कि दिस force makes the particle move along a circular path in the yz plane. The radius of the circular path is, ठीक है। अच्छा ये चीज़ ना हम देख चुके थे कि हो क्या रहा है कि ये इस डायरेक्शन में है। अब जरा देखिएगा कि ये इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो अब होगा क्या कि एक मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्सेस पर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमने किस तरीके से देखा, आप ये देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, तो यानी कि ये हमने इंडेक्स फिंगर ऐसे कर रखी है, और जो करंट का डायरेक्शन है यानी कि जो वेलोसिटी है ये v परपेंडिकुलर वाली है इस डायरेक्शन में, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। मतलब मैं इन दोनों के बीच का 90 डिग्री वाला एंगल वो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को बिना छेड़े मैग्नेटिक फील्ड को इधर ही रखे रहने दिया और हाथ को ऐसे घुमा दिया। जब हाथ को ऐसे घुमाया तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है ये वाला हमको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है और ये वाला करंट का डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी, ठीक। तो जो हमारा थंब है वो कहाँ है, थंब ऑनलाइन वाले देखिए थंब कहाँ है, अंदर की तरफ है ना। तो इसका मतलब z एक्सिस पर ये फोर्स जो है बाहर की तरफ ना एक्ट करके ये अंदर की तरफ एक्ट करेगी, है ना। ये पूरा का पूरा z एक्सिस है, ये पूरा का पूरा x एक्सिस है, कोई चीज़ इधर जा रही है या कोई चीज़ इधर जा रही है, तो वो मैं बोलूँगा कि हाँ x एक्सिस के अलाउंग ही है। तो अगर फोर्स अंदर की तरफ भी है तो कोई बात नहीं, z एक्सिस के अलाउंग है। अब सोचिएगा फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ। तो भाई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल तो ऊपर जाएगा और फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचेगी, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और फोर्स लग रही है z एक्सिस में कहाँ, अंदर की तरफ। तो वो ऊपर जा रहा है, फोर्स अंदर लग रही है, वो जरा सा और ऊपर गया, फोर्स अंदर लगी, उसने ऊपर जाना चाहा, फोर्स अंदर लगी, तो सर्कल बन जाएगा ऐसे, समझ गए। तो वो सर्कल किस किस में बनेगा, y और z, y z प्लेन में। मतलब वो सर्कल ऐसा होगा
ये ऐसे ऊपर उठा हुआ और ऐसे अंदर को जाता हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से लूप बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, समझ गए? ठीक, अब आप ये सोचो सर वो चार्ज v परपेंडिकुलर वेलोसिटी के हिसाब से घूमेगा और v पैरेलल के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो सही, वही का उसी पर आ रहा है। अब v परपेंडिकुलर जो है, v परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो उसको ऊपर खींच रहा है और फोर्स अंदर खींच रही है, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। तभी इसने बोला v पैरेलल वाले ने, भाई मैं भी हूँ, ठीक है ना, मैं भी तो कुछ करूँगा। इसने क्या करा, इसने उसको ऐसे खींचना शुरू किया, ठीक है। इसने कहा कि तुम मेरी तरफ भी आओ, तो वो जो वो सर्कल है वो परफेक्ट सर्कल ना बनकर सर्कल थोड़ा सा इस तरफ को खींचना शुरू होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि कॉइल होती है, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन का जो वायर होता है सॉलिडॉइड, उसको हल्का सा खींच दिया हो इस तरीके से, उस फिगर को हम बोलते हैं हेलिक्स। तो देखिएगा, अब आ जाइए पेज नंबर 27 पर, नीचे की तरफ जो फिगर, शायद आपको फिगर आपको समझ में आ जाएगी। इस पर हमने ये कहा कि ये ऐसे बनेगा, जो पीछे की तरफ जा रहा है ना, जो पीछे की तरफ जा रहा है पोर्शन, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और फ्रंट वाले को बोल्ड लाइन से। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये पीछे वाला है जो डॉटेड से बना हुआ, इस तरीके से। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो लूप बन रहा है ना, लूप तो बन रहा है v परपेंडिकुलर की वजह से, और जो इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये इसको इधर भी खींच रहा है। तो वो सर्कल जो है वो खींचता जा रहा है, इस तरीके से वो सर्कल जो है वो खींचता जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड हेलिक्स, समझ गए? ठीक है, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, कनक, कत्यारी, कौत्सव बताइए, महिमा। एक डाउट है इसमें फॉर्मूले में। हाँ बताओ सर, आपने फॉर्मूले में लिखा है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, पर वो तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होना चाहिए ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आप ध्यान से देखो, जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना बेटा, वो लिखा है क्यू वी परपेंडिकुलर बी, क्यू वी परपेंडिकुलर बी, और वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वी साइन थीटा। तो क्यू वी साइन थीटा बी, तो क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। फॉर्मूले में जो नोट्स में मैंने वी परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट भी तो लेंगे पी और वी का। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, क्या हो गया भाई, क्यू वी बी साइन थीटा है तो मैं क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, वो तो होता ही है। ओके सर। हाँ, कुछ और पूछना चाह रहे थे क्या? नहीं सर, मैं और कह रहा था कि वी और एक और अगर हमने एंगल फाई ले लिया वी परपेंडिकुलर और वी के बीच में, तो वो भी तो लिख सकते हैं। वी परपेंडिकुलर और डी के बीच में हमने कोई और एंगल ले लिया, हाँ साइन फाई ले लिया, बिल्कुल सही है। अगर हम थीटा ना लेकर फाई लेंगे तो वहाँ पर साइन फाई हो जाएगा। सर वही कह रहे हैं कि y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है v का। ओके सर। अच्छा अच्छा, v का y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, अगर वो वाला लेंगे है ना, तो वो वाला नहीं लेंगे, फिर हमको एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, वो फिर 90 माइनस फाइव लेना पड़ेगा हमको, साइन 90 माइनस फाइव, ठीक है ना, बस ये चीज़ है, ठीक। और अगर अलॉन्ग वाला लेना है तो फिर उसको आप कॉस बोल देना, तो साइन 90 माइनस फाइव करके भी कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस फाइव बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब आप ये देखिएगा, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज, तो रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने लास्ट, आप देखिए लास्ट क्लास में निकाला था, पेज नंबर 26 पर देखिए बिल्कुल नीचे, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो सर्कल बन किसकी वजह से रहा है, सर्कल बन रहा है इस v परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से। तो r इज इक्वल टू एम v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। v परपेंडिकुलर कितना है, v साइन थीटा होता है ये, m v साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। उसके बाद है द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमने क्या निकाला था, t इज इक्वल टू 2 अपॉन v, परपेंडिकुलर वाले केस में, ठीक है। यहाँ पर यही वाला कंपोनेंट लेना है बस। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, सर्कुलर लूप पे पूरा उतना डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है v परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v sin थीटा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, इसको करते हैं जरा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v sin थीटा, और ये जो r है r की जगह ये लिख देंगे v sin थीटा अपॉन qb, v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। ठीक है, thus a charged particle moving in a uniform magnetic field has two concurrent motions, linear motion along b vector and circular motion in a plane perpendicular to b vector। तो b वेक्टर इसके अलाउंग, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग, तो वो लीनियरली मोशन दिखाई देगा उसका, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, और b परपेंडिकुलर के अलाउंग उसका सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। ठीक, hence the resultant path of the charged particle will be a helix as shown। तो जो रिजल्टेंट पाथ है वो ऐसा लगेगा कि जैसे सर्कल बनता जा रहा है और आगे को बढ़ता जा रहा है, सर्कल भी बन रहा है और आगे को बढ़ता भी जा रहा है, इसको बोलते हैं हेलिक्स। अगला देखिए, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ठीक है, तो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ जो है वो हम कैसे निकालेंगे, लीनियर डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रहा है उसको हम पिच बोल देते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं वो, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ का जो पिच है वो कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस, ये पिच क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हम कौन सी लेंगे, जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर स्पीड ये v पैरेलल वाली लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई जितने में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो पिच जो है ना वो यहाँ नोट कर लीजिए, एक लूप और दूसरे लूप, एक लूप और दूसरे लूप के बीच का जो इतना सा जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, ये पिच होता है इतना सा, इसको पिच बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक लूप जो ये है एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लूप है, सर्कुलर लूप, ये धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है ऐसे, तो ये यहाँ से और यहाँ तक पहुँच गया लूप, तो उसको हम पिच बोलेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या हुआ कि यहाँ से सर्कल ने अपना पूरा एक लूप कंप्लीट करा, और वो जो लूप है एक्चुअली इस पॉइंट से ऐसे ऊपर उठा, फिर पीछे को घूम कर आया, फिर यहाँ पर आ गया। तो अगर ये ऐसे सर्कल ना खींचता तो बेसिकली ये सर्कल ही है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सर्कल है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये वाइजर प्लेन में सर्कल बन जाएगा। वो सर्कल ही खिंचा हुआ है, बस वो सर्कल ही खिंचा हुआ है। तो सर्कल की जो लेंथ है, आप सर्कल को खींचकर स्ट्रेट वायर भी कर दो, सर्कल की लेंथ तो 2πr ही रहेगी। ठीक है, और 2πr रिवॉल्यूशन उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, पूरा एक रिवॉल्यूशन 2πr का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, टाइम ये लग रहा है 2πm/kb। ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कौन सा लेंगे, कैपिटल T, v पैरेलल मतलब v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया 2πm qb। ठीक, तो इसको आप बोल दीजिए 2πm v cos थीटा अपॉन qb। ये हमारे पास क्या आ गया, पिच आ गया, पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ 2πm v cos थीटा अपॉन qb। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 29 पर। बताइए जी, ये वाला पूरा क्लियर था आपको, तीनों केसेस। हाँ, चलिए जी, पेज नंबर 29 पर आ जाइए। मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब क्या है, अब हमारे पास, हाँ जी सर, अगर हम XY प्लेन को देखें, क्या लेकर XY प्लेन को 2D टर्म्स में देखें पूरा। हाँ हाँ, XY प्लेन हो गया हमारा, ये सामने वाला। तो सर ये तो वेव के फॉर्म में आएगा सर, ये अगर ऐसा वेव देखें ना सर, क्योंकि इस तरीके से ट्रैवल करेगा। अगर हम XY प्लेन में देखें, XY प्लेन में तो वेव दिखाई देगी कि इतना ही ऊपर उठा, इतना ही नीचे गया, तो वेव दिखाई देगी। ठीक है, चलो ऐसा हो सकता है कि लाइट्स भी इसी तरीके से ट्रैवल करती हो। लाइट जो है, लाइट की ना एक्चुअली क्या है, लाइट की दो थ्योरीज होती हैं, एक तो होती है वेव थ्योरी और एक होती है पार्टिकल थ्योरी। तो आप ना ये दोनों ही थ्योरीज पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में।
तो वेव ऑप्टिक्स में हमको लाइट के बारे में यही पढ़ना है कि हाइगन ने बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी है, ठीक है, और आइंस्टीन ने बोल दिया था कि नहीं वो वेव थ्योरी के हिसाब से काम करती है, कि नहीं वो तो वेव है। सुना होगा ना आइंस्टीन्स मास एनर्जी। क्योंकि सर ये जो चीज़ है हाँ ये भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बोला जाता है शायद लाइट को। हाँ, तो सर ये भी जो लाइट है, लाइट को वेव थ्योरी में ये कहा जाता है कि वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर ही बनी हुई एक चीज़ है। वेव थ्योरी में ये बोला जाता है। और पार्टिकल थ्योरी में ये बोला जाता है कि लाइट जो है वो भी जैसे हम ये कहते हैं ना कि छोटा सा पार्टिकल होता है, एटम, एटम से मिलकर ही सारी चीज़ें बनी हैं। तो पार्टिकल थ्योरी में ये कहते हैं कि जो लाइट है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है फोटोन, वो फोटोन से मिलकर बनी है। तो हाइगन जो है वो आइंस्टीन को गलत साबित नहीं कर पाया और आइंस्टीन हाइगन को गलत साबित नहीं कर पाया, तो दोनों की थ्योरी पैरेलल ही चलती है। जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम पार्टिकल थ्योरी यूज़ कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वेव थ्योरी यूज़ कर लेते हैं। तो हाइगन ने भी अपने काफ़ी सारे डेरिवेशंस, जिसने बोला है कि वो वेव नहीं है वो पार्टिकल है। देखा जाए तो चार्ज है, देखा जाए तो चार्ज है, ये भी पार्टिकल ही तो है, ये भी पार्टिकल है और सर ये सेम मैनर में ट्रैवल कर रहा है, ये उसी मैनर में ट्रैवल कर रहा है। आप ये देखोगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जब हम चैप्टर देखेंगे तो उसमें भी वेव आपको ऐसी नजर आएगी। हम करवाऊंगा तो उसमें भी वेव ऐसी नजर आएगी। तो बस यही होता है। और कहीं ना कहीं सोलर सेल जो है, सोलर सेल का कंसेप्ट भी इसी से बनता है, ठीक है, कि चार्जेस आ रहे हैं, हाँ तो रियल लाइट ना, तो वो चार्जेस कैसे स्टोर हो गए, चार्ज में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो सोलर सेल भी है, लेकिन बहुत मतलब बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 14 में करेंगे सेमीकंडक्टर वाले। वास्तव तुमने शायद करा भी होगा, तुम्हारे स्कूल में करवा दिया ना? यस सर। हाँ, वो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है उसका, मतलब हाउ सोलर सेल वर्क्स, बस इतना ही है। वो कैसे कैसे है वो डिटेल में नहीं है। खैर चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है, दिमाग में सवाल है। चलिए जी, मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो अब हमको चार्ज का मोशन जो है, हाँ जी, जो पार्टिकल है वो वेव में जा रहा है। कौन सा पार्टिकल? जो मतलब लाइट है, दोबारा बोलो समझा। जो लाइट में पार्टिकल और वेव पूरी जो ली है, मोटे पार्टिकल वेव में जा रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि जो पार्टिकल है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों ही थ्योरीज को एक साथ यूज़ कर बैठते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि नहीं, पार्टिकल थ्योरी यूज़ कर रहे हैं। ये जो चार्ज इस मैनर में ट्रैवल कर रहा है, इस वाले में, हाँ। सर ये तो ये इस तरीके, हाँ ये इस तरीके से है कि है तो ये पार्टिकल, ठीक है, और ये पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहा है तो वो एक वेव बना है, उसका जो पाथ है वो एक वेव बना। बट सर इतना नहीं पता कि जो लाइट को इस तरीके से ट्रैवल करवाती है वो मैग्नेटिक वेव कहाँ से है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से ट्रैवल कर रहा है। चलो आते हैं उसको डिटेल में, ठीक है। देखिए, मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक fields. Motion of a charge in perpendicular magnetic and electric fields. तो हमको चार्ज का मोशन स्टडी करना है, और कब स्टडी करना है कि जब वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड्स में एग्जिस्ट करता हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अभी तक जो हमने करा उसमें हमने क्या देखा कि एक जो चार्ज है वो किस में जा रहा है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका मोशन कैसा होगा वो हमने स्टडी करा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर वो जो चार्ज है वो एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे फील्ड में ट्रैवल करे जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा। तो देखिएगा कि ऐसी चीज़ को, मतलब ऐसी जो डिवाइस है, ऐसी डिवाइस है उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, तो इसीलिए यहाँ पर टॉपिक आगे लिखा हुआ भी है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या एक ऐसी डिवाइस होती है जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जिस डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड्स हैं, और उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, सपोज अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन्स possessing a range of speeds passes through a slit S1 and then enters a region in which crossed perpendicular electric and magnetic field exists. Cross perpendicular electric and magnetic field exists, ठीक है। मैं डायग्राम बनाकर समझाऊंगा इसको।
देखिए ऐसा होता है कि मतलब एक अगर मान लीजिए हमको एक बहुत बारीक सा बहुत अगर पॉइंटेड या एक हमको बीम ऑफ लाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक टॉर्च लेकर खड़े हो जाएंगे और रूम में बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, डार्क रूम बना देंगे उसको। कहीं पर विंडो पेन्स भी हैं तो उस पर भी ब्लैक पेंट कर देंगे, पूरी तरीके से मतलब उसको अंधेरा वाला रूम हम बना देंगे। ठीक है, आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहाँ पर हर लैब में एक डार्क रूम होता है, तो उस डार्क रूम में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, खासतौर पर फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें उनकी दीवारों पर भी काला पेंट करा रहता है, दीवारें भी पूरी काली रहती हैं, और अगर कहीं पर कोई खिड़की वगैरह है तो उस पर भी पूरा काला कर देते हैं कि हमको एक बीम ऑफ लाइट चाहिए। अब उसके अंदर भी एक ब्लैक कलर का बड़ा बोर्ड होता है, और उस बोर्ड के पीछे एक बच्चा जो है वो टॉर्च लेकर खड़ा हो जाता है, और उसमें क्या है कि बारीक सा होल छोड़ दिया जाता है। बस वो जो बारीक सा होल है उसको स्लिट बोल देते हैं। ठीक है, तो आप कितनी भी रोशनी करिए या फिर वहाँ पर बल्ब जला दो एक, और बल्ब जलाने के बाद में जब दूसरी साइड वाले जो स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनको एक स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट ही आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमको एक बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है, रेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में हमको बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है, तो वहाँ पर हमारा ये स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट हमें करना होता है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक जगह पर खड़े होकर हमने इलेक्ट्रॉन गन ले रखी है, और हम उससे ना इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है, तो हम उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है रैंडमली वो ट्रैवल करते हैं until and unless they are forced in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो पागलों की तरह भाग जाएंगे सारे पॉजिटिव टर्मिनल के पास। ठीक है ना, फिर तो तमीज से चलेंगे सीधा सीधा एक लाइन। अब क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन गन को ऐसे ही हवा में एमिट करना शुरू करा, तो इलेक्ट्रॉन्स चारों डायरेक्शन में फैल गए। तो हमने क्या करा, हमने न्यूट्रल शीट बना दी और उस शीट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं स्लिट। तो ये जो सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन बना रखी है यहाँ पर नोट्स में, ये जो है ये स्लिट है, ऐसे कर दिया, इसको बोल दिया आपने S1 स्लिट 1। तो यहाँ से जो है इधर हमने लिखा इलेक्ट्रॉन, तो इधर उधर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए थे वो सारे के सारे एक लाइन में आकर उसको निकलने की यहीं से जगह मिल रही है, इधर से निकलेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकला, ये सीधी लाइन बनाई है मैंने अभी। अब ये सीधी लाइन किस चीज़ के बाद में बताऊंगा। उसके बाद हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर कोई भी बैटरी लगी हुई है या कोई भी ऐसी डिवाइस लगी हुई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है और नेगेटिव टर्मिनल, ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एग्जिस्ट करेगा कहीं पर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये डॉटेड लाइन हमने बनाई, एक दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, और यहाँ पर लिख दिया ई वेक्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से जो ऊपर से नीचे आ रहा है। उसके बाद
ये जो क्रॉस बना रखा है, इस क्रॉस पर मैंने ऐसे एक एरो लगाकर लिख दिया बी बी वेक्टर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है। हमारा जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वेलोसिटी सेलेक्टर वाला, इसमें क्या लिखा है, मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो एक ये स्ट्रेट लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और एक लाइन जो अंदर की तरफ जा रही है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। एक लाइन जो अंदर जा रही है और एक लाइन जो नीचे आ रही है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलरली हमने इस तरह से बना दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। हाँ जी बताइए। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो को एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस केस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो एक अलग अलग प्लेन से निकल जाएंगे। बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हमेशा ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर करेंगे उसमें भी मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये हमने लिया नहीं है जानबूझकर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करती है कि एक वेव ऐसे जा रही है आगे की तरफ, तो दूसरी वेव ऐसे जाएगी आगे को घूम के, मतलब इस तरह से ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। वेव इस तरीके से जाती है, वो करेंगे हम आराम से, ठीक है। इतना बता दीजिए, इतना क्लियर है? यस सर। बट सर यहाँ पे तो डायरेक्शन भी लगे। हाँ डायरेक्शन अलग है भैया, आप तो देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक स्ट्रेट लाइन है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम उनका ये भी देखेंगे कि भाई वो भी ना वो वेव की शेप लेती है, वो भी कर्व पाथ फॉलो करती है ना, तो वो देखेंगे। तो खैर फिलहाल ये हो गया। अब उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो वेलोसिटी है ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एक और स्लिट लगा दी, इसको हमने बोल दिया स्लिट S2, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, जो यहाँ थ्योरी लिखी हुई है बस इसको समझिए, पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एज शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इधर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ना ये बीच में से जा रहा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा निकल जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताऊंगा आपको। अनडिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे, अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर लेकर खड़े हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बहुत सारे, हमने इतना सा जगह छोड़ दिया कि यहाँ से ना सीधी लाइन में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये गए तो यहाँ से सीधी लाइन में, वहाँ से निकलते एकदम मेरे को एरिया मिल गया, बस अब मैं घूमूंगा आराम से, ठीक है। अब इन्होंने फैलना शुरू कर दिया इधर उधर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ऊपर की तरफ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो ऊपर की तरफ गया इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ। वो क्यों होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि एज शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा। तो ये ऐसे कर दिया, यहाँ पर लिख भी दिया डिफ्लेक्शन बाय E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन, है ना, ये डिफ्लेक्शन बाय E हो गया।
उसके बाद आप ये देखिए द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एक्ट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एंड डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट क्यों करता है? आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये मालूम है? नहीं? अच्छा, तो हम फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आया तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरफ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट इस तरफ, समझ गए? थंब किधर है? नीचे की तरफ, तो डिफ्लेक्शन यानी कि फोर्स नीचे की तरफ, नहीं समझे? दोबारा समझिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज मैंने इससे पहले जो करा वो पॉजिटिव चार्ज ही करा है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन भी वही होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का डायरेक्शन होता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इसका मतलब करंट ऐसे जाएगा, फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करो और इसको इधर ले आओ, करंट ऐसे, ठीक है? तो करंट इस तरफ हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो हाथ को ऐसे मोड़ दो, ठीक है ना? हाथ को ऐसे मोड़ दिया, ये कुछ ज़्यादा यूज हो गया है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है और करंट इस तरफ, ऐसे ज़्यादा सही है, समझ गए कि नहीं भाई? इंडेक्स फिंगर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉसेस बन रहे हैं ना बोर्ड पर, है ना? और ये जो सेंट्रल फिंगर है जिसको मैं हिला रहा हूँ, देख लीजिए पीछे से थोड़ा सा दिख रहा होगा, सेंट्रल फिंगर पीछे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर पीछे की तरफ, तो हमारा थंब कहाँ? नीचे की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की इस बीम को नीचे की तरफ खींचेगा, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ खींचेगा? उसको नीचे की तरफ, ठीक है? तो इसको क्या लिखूंगा मैं? डिफ्लेक्शन बाई बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन बाई बी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विल पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द स्लिट S2 ऑन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होगी, जो बिल्कुल सीधा जा रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी फोर्स लगा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल जाएंगे, समझ गए? ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाई, तो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो किस तरह से हम देंगे? आप ये देखिएगा, जो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल है, तो अब आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, बताओ भाई, अरे बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकाली जाती है? QE, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? QE, और Q क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? स्मॉल e, है ना? तो क्या हो जाएगा? EE, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, तो ये क्या होगा? सोच कर QVB, है ना? और Q क्या है यहाँ पर? EVB, इसे ही कैंसिल आउट हो गया। और हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं वहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? E अपॉन B, ठीक है? तो हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है कि भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया में डेवलप कर दो, एक स्लिट इधर लगाओ डार्क रूम में, एक स्लिट इधर लगाओ, इधर इलेक्ट्रॉन की गन लेकर खड़े हो जाओ, और फिर आप ये बता सकते हैं कि वो जो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो कितनी स्पीड के साथ बाहर आएगा। तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ लॉजिक नहीं लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, V इज इक्वल टू E अपॉन B। तो यहाँ से है सच एन अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। मुझे अगर कहीं पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो अलग होगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी ही इस तरीके से कि ये जो है ये मीटर पर सेकंड में ही है, ठीक है ना? कंपैरिजन करना तो थोड़ा नहीं अलग है। पता है क्या यहाँ पर क्या हुआ? ये भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है ना, तो न्यूटन को वो बैलेंस कर रहा है।
तो क्या है कि सच एन अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ अ बीम इन विच द पार्टिकल्स आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। इस अरेंजमेंट को हम वेलोसिटी सेलेक्टर या फिर वेलोसिटी फिल्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा पढ़िएगा। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी मेरे को वेलोसिटी दे रखी है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। तो क्या दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁵ टेस्ला। बी दे रखा है, वी दे रखा है ना। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज शोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डायग्राम में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इनटू द पेज बना रखा है यहाँ पर क्रॉस। अच्छा, ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आंसर में बना, ये आंसर में दे रखा फिगर, क्वेश्चन का नहीं है। 1 मिनट रुकिए, मैं जरा फिगर देखता हूँ उसकी। कॉपी और टेबल पे रख के पढ़े तो नहीं, क्या है ना, ये जो है ना, उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए क्या पूछा हुआ है। ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी, यानी कि इसका पाथ एक तो ड्रॉ करना है एंड फाइंड आउट द टाइम। 1 मिनट रुकिए, मुझे लग रहा है फिगर मिसिंग है इसमें, मैं 1 मिनट देख कर बताता हूँ अभी। फिगर इसकी बुक में भी मिसिंग है, देखता हूँ उसको फिर क्या है ये क्वेश्चन कहाँ से निकाल। कोई नहीं जी, इतना कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ उसको, ठीक है, इतना कर लीजिए। और बाकी जो बच्चे अभी जो ऑनलाइन है भाई, जब आप आएंगे आप नोट्स ले जाना, आपने मैं प्रिंट आउट निकलवा लाया था इसका, ठीक है।